भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, आज़ादी की दूसरी जंग लड़ने के लिए, आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिपाहियों की ज़रूरत है। हर सभा में मैं ये अपील करता हूँ लोगों से कि जो लोग अन्ना में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, इस मुल्क में बदलाव चाहते हैं और वैसा बदलाव जैसा अन्ना कहते हैं, उनमें से किसी भी उम्र के लोग हों, लेकिन उनका दिल नौजवान का होना चाहिए, उनमें जज्बा नौजवान का होना चाहिए, उनमें सपना नौजवान का होना चाहिए। उनसे गुजारिश है कि जेब से एक कागज़ निकालें, कलम निकालें, अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख करके यहाँ मंच पर मेरे पास भेज दें। अन्ना ऐसे सारे लोगों को, ये अन्ना की सेना के सिपाही होंगे, ऐसे सारे लोगों को अन्ना 1 महीने के भीतर अपने पास बुलाएंगे और बुलाकर बदलाव कैसा होना है, आपको कहाँ लगना है, उसकी बात करेंगे। और फिर मैं साफ करूं, किसी को अन्ना को किसी की ज़िंदगी नहीं चाहिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं चाहिए। अन्ना को आपकी ज़िंदगी का सिर्फ 1 साल इस मुल्क के लिए चाहिए। जो लोग दे सकते हों, कागज़ में लिख के धीरे धीरे एक दूसरे के हाथ से पर्चा यहाँ पहुँचा दें। और मैं मुबारकबाद जो दे रहा था कि मेरे आने से पहले 26 लोगों ने पर्चियाँ मेरे हाथ में दे दी हैं। इसके लिए ये कमाल का शहर है, आपको मुबारक। दोस्तों, अन्ना यहाँ पर आए हैं आपके सामने एक दरखास्त लेकर के, क्योंकि आज दूसरा दिन है। कल बनारस में अन्ना ने एक फैसला किया और उस फैसले को उन्होंने बनारस में कहा। फैसला है जन लोकपाल, जिसके लिए संसद ने वायदा किया। 2 साल से जन लोकपाल नहीं आया और जन लोकपाल कानून करप्शन के, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के हाथ में मिलने वाला एक बड़ा हथियार बन सकता था, उसे संसद भूल गई। और अन्ना उस जन लोकपाल को लाने के लिए आने वाले 2 महीने के बाद जो शीतकालीन सत्र संसद का शुरू होगा, उसके पहले दिन रामलीला मैदान में बैठकर आत्मशुद्धि के लिए एक लंबा उपवास करेंगे। अन्ना रामलीला मैदान में शीतकालीन सत्र के पहले दिन से उपवास करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि संसद में बैठे हुए लोगों ने इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क के लोगों के साथ धोखा किया है। जब अन्ना करप्शन के खिलाफ दिल्ली में 2 साल पहले बैठे थे और सारा मुल्क खड़ा हो गया था, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या स्टूडेंट, सब खड़े हो गए थे और सब ने नारा लगाया था, मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। ये जो नारा लगा था, इस नारे से डरकर सरकार ने लोकसभा की बैठक बुलाई थी। रात में उस लोकसभा की बैठक में एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास किया और कहा कि हम जल्दी से जल्दी जन लोकपाल कानून पास करेंगे। लेकिन संसद अपने उस वायदे को भूल गई। उस संसद में लाल कृष्ण आडवाणी थे, मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी थी, सुषमा स्वराज थी, राहुल गांधी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, मायावती जी थी। हर पार्टी का नेता था, हर पार्टी के सांसद थे। लेकिन ये लोग अपना वायदा भूल गए और अब चुनाव सर के ऊपर है। इसी संसद ने वायदा किया था, जो संसद आज है। अन्ना इस संसद को उसके वायदे की याद दिलाने और अपनी आत्मशुद्धि के लिए, क्योंकि अन्ना का कहना है ये वो लोग हैं जिन्हें हमने संसद में भेजा, लेकिन ये वहां जाकर के बेईमान हो गए। उन्होंने हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों के साथ, जिसमें हिंदू, मुसलमान सब शामिल हैं, उनके साथ इन्होंने धोखा किया। और अन्ना इस धोखे के खिलाफ आत्मशुद्धि के लिए अनशन करने वाले हैं। दोस्तों,
इन्होंने धोखा अन्ना से इसलिए किया क्योंकि ये संसद ही अवैध संसद है। यहाँ जितने समझदार लोग बैठे हैं, आप सारे समझदार हैं, लेकिन आप में से कुछ वकील होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरनेट सर्फ करना जानते हैं। हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है, राजनीतिक दल शब्द नहीं है, सियासी जमात का जिक्र नहीं है। और क्यों नहीं है, उसकी सबसे बड़ी जड़ हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में थी। उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान को पॉलिटिकल पार्टियां अगर रूल करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता की किस्मत के साथ खेल करेंगी। जनता को न रोटी मिलेगी, न पीने को पानी मिलेगा, न रोजगार मिलेगा, न शिक्षा मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा। और वो लोग बिल्कुल सही थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आखिरी भाषण में यही बात कही थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने संसद में बजाय लोगों के, अवाम के नुमाइंदे जाएं, जनता के नुमाइंदे जाएं, संसद में पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे चले गए। और आज संसद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईडीएमके जैसी पार्टियों की जमात बंधुआ बन गई। अन्ना इसके खिलाफ दूसरी आज़ादी की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी आज़ादी का मतलब भ्रष्टाचार से आज़ादी, महंगाई से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, खराब शिक्षा से आज़ादी और खराब स्वास्थ्य से आज़ादी। इस मुल्क के लोगों के लिए मुकम्मल आज़ादी, इसका ऐलान अन्ना कर चुके हैं। दोस्तों, अन्ना आपके बीच आए हैं, लेकिन अन्ना की हालत ये है, एक कहावत आपने सुनी है क्या? एक अनार 100 बीमार। आपने ये कहावत सुनी है ना, एक अनार 100 बीमार। जब अन्ना ने अपनी लड़ाई शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अन्ना कांग्रेस के खिलाफ हमारी मदद करेंगे। जब अन्ना ने कांग्रेस को कहा कि तुमने देश के साथ धोखा किया, तब भारतीय जनता पार्टी खुश हुई। लेकिन जब अन्ना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, तब कांग्रेस खुश हो गई। और जब अन्ना ने दोनों से कहा और सारे राजनीतिक दलों से कहा कि इस देश के राजनीतिक दल इस मुल्क की जनता के, इस मुल्क की आवाम के दुश्मन हैं, तब सारी पार्टियां अन्ना से खफा हो गई। आज अन्ना के साथ राजनीतिक पार्टियां नहीं खड़ी हैं, आज अन्ना के साथ आप खड़े हैं। इस देश का अवाम खड़ा है, इस देश का नौजवान खड़ा है, इस देश की महिलाएं खड़ी हैं जिन्हें मुल्क में अब तक कुछ नहीं मिला। ये वो लोग हैं जो महरूम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वंचित लोग हैं, जिन्हें 60 साल पहले रोजगार मिलना चाहिए था, इज्जत की रोटी मिलनी चाहिए थी, हक की एजुकेशन शिक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों को नहीं मिली। इसलिए आज पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं और जनता एक तरफ है। अन्ना के साथ कुछ लोग थे पहले, उन्होंने एक पार्टी बना ली। वो चाहते हैं कि अन्ना सारी पार्टियों की खिलाफत करें लेकिन हमारा साथ दें। मतलब अन्ना जहर खाएं लेकिन हमारा दिया हुआ खाएं, कांग्रेस बीजेपी का दिया हुआ ना खाएं। ये ऐसे लोग हैं जो अन्ना का हर जगह आज परेशान करने में, अन्ना के खिलाफ माहौल बनाने में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दलालों का काम कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों को आज इसलिए पहचानने की जरूरत है क्योंकि अवाम की लड़ाई उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां अगर अवाम, जहां जनता न खड़ी हुई तो अन्ना के सपनों का हिंदुस्तान, अन्ना के सपनों का भारत, जिस भारत को संविधान कहता है कि ऐसा होना चाहिए, जिस भारत को महात्मा गांधी, मौलाना आजाद कहते थे कि ऐसा होना चाहिए, जिस भारत को अंबेडकर साहब की कल्पना थी, अन्ना जिस चीज को देख रहे हैं वो गांधी ने, जयप्रकाश ने, मौलाना आजाद ने, अंबेडकर साहब ने देखा था, वही सपना अन्ना देख रहे हैं। आज उस सपने को पूरा करने का वक्त आ गया है क्योंकि लोग, अवाम खड़े हो रहे हैं। आप जो यहाँ पर खड़े हैं,
जिस उत्साह से आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि राजनीतिक दलों के लोग अगर देख रहे होंगे, उनके दिल में कपकपी पैदा हो गई होगी कि मऊ की जनता कैसे हिम्मत के साथ खड़ी हो सकती है। और हमारे साथ अन्ना जैसा महावीर, परमवीर, जनता का लाडला नेता है, और दूसरी तरफ देश की अजीम शान सेना का अजीम शान जनरल हमारे साथ है। हार में तो दूर, कितनी जल्दी जीतना है इसके दिन गिनना हम शुरू करें, और कितनी जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज को हारना है उसके दिन वो गिनने शुरू करें। जय हिंद। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने में इसलिए सफल हुए कि उन्होंने हमको बांटा, और पिछले 66 साल में जितने हमारे राजनीतिक लोग हैं वो इसलिए हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं कि वो हमको अंग्रेजों से भी ज्यादा बांट रहे हैं। आज आप धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समुदाय के नाम पर, गांव के नाम पर, शहर के नाम पर सब चीजों में बंट गए। और इसलिए जब आपके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि आज तो हम कमजोर हैं, हम क्या कर सकते हैं, सरकार तो बहुत मजबूत है, उसके पास सब साधन है, ये कमजोरी इसलिए है कि आप बन गए। भाइयों और बहनों, जिस दिन आप अपने मन से ये बंटने वाली प्रथा को निकाल दोगे, विश्वास करिए आप सब कुछ बदल दोगे। वो ताकत है आपके अंदर। हमारी सेना अगर सब आड़े समय के अंदर काम करती है, वो इसीलिए कर पाती है, सफल होती है, क्योंकि वो बंटती नहीं है। सेना के अंदर धर्म के नाम पर एक ऑफिसर जो होता है, उसका धर्म वो होता है जो उसके सैनिकों का धर्म, और सबसे बड़ा धर्म होता है राष्ट्र धर्म। अगर ये हम अपने मन में बैठा लें तो मानकर चलिए जो चीज हमको 1857 में नहीं मिली वो अब मिलने के लिए तैयार है। और ये अगर आपको आज की कुरीतियों से, आज की दिक्कतों से अगर निजात पानी है, अगर आपको इन चीजों के अंदर बदलाव लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन और आने वाली पीढ़ियों का जीवन अच्छा हो, इस देश के अंदर लोकतंत्र चले जिसमें आपकी सुनवाई हो, तो बंटना बंद कर दीजिए। और मानकर चलिए जिस दिन आप बंटना बंद कर देंगे, ये सब राजनीति करने वाले भाग जाएंगे, क्योंकि उस दिन उनको पता चलेगा कि जनता के अंदर ताकत है। और यही एक संदेश हम लेकर चले इस यात्रा के अंदर कि आपको जगाना है कि भाइयों और बहनों, अपनी ताकत को पहचानो, गलत जगह पर वोट मत दो, क्योंकि जब आप गलत जगह पर वोट देते हैं उसके बाद 5 साल तक लोग आपको लात मारते, आप उनको कोसते हैं, फायदा कुछ नहीं मिलता। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो सोच समझकर अच्छे लोगों को वोट दो। अब कई लोग हमसे पूछते हैं, खासकर पत्रकार लोग, कि अच्छे लोग कौन हैं। जैसे मैंने कहा कि सेना के अंदर बाहर के लोग नहीं आते, अच्छे लोग सब आपके अंदर है, जनता के अंदर सब अच्छे हैं। इसके अंदर मेरी तरफ से सिर्फ 3 सिफ्तें होनी चाहिए, 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली, उनके अंदर राष्ट्र और समाज के लिए सेवा भाव होना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं। अगर वो ऊपर आना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए नहीं, लेकिन समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए। दूसरी चीज, उनका चरित्र ठीक होना चाहिए, छवि ठीक होनी चाहिए। और तीसरी चीज, उनके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप में से 90% ऐसे हैं जो इसके ऊपर खरे उतरते हैं, और आप सब इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल हैं, बशर्ते कि आप इस चीज को पहचाने, अपने बीच में से अच्छे लोगों को निकालें और उनका समर्थन करें। किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, उनका समर्थन करें। जिस दिन जनता किसी के पीछे खड़ी हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम जनतंत्र की बात करते हैं, हमारा जनतंत्र जिस दिन इलेक्शन शुरू होते हैं उस दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि उस दिन पार्टियां
इस जनतंत्र को चलाने की कोशिश करती है। किस तरीके से? पार्टी फैसला करती है कि फला आदमी मऊ से खड़ा होगा, चाहे उसका मऊ से कोई रिश्ता हो चाहे ना हो। हाई कमांड, डिक्टेटर, वो फैसला करता है। कहां का जनतंत्र है? तो अगर जनतंत्र हमको लाना है तो हमको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। और मैं कई जगह पर कहता हूं, 5 उंगलियां हैं, एक एक करके तोड़ सकते हो, लेकिन जिस दिन ये इकट्ठी हो जाती हैं ये दूसरों को तोड़ती हैं। दूसरों को तोड़ती है कि नहीं? तो ये ताकत आपके अंदर आनी चाहिए। ये ताकत अपने अंदर लाओ, और जिस दिन आप ये ताकत लाओगे सब परिवर्तन आ जाए। सब परिवर्तन, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कोई इस देश के अंदर ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए जादू की छड़ी चाहिए। कोई नहीं है। सब चीजें हल की जा सकती है, बशर्ते कि आप स्वार्थी ना हो, बशर्ते कि आप उनको जनता के हित में करना चाहें। और कुछ नहीं चाहिए। आपके घर बिजली आ सकती है 20 घंटे। और यही हमारा संदेश है कि व्यवस्था बदलने का समय आ गया है, आपके इकट्ठे होने का समय आ गया है। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो हाथ उठाकर बताइए। तो मैं इस यकीन के साथ बैठने जा रहा हूं कि जब अन्ना जी का अनशन शुरू होगा दिल्ली में, उस दिन आप सब कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा का पूरा देश कहे कि मऊ के अंदर से लोगों ने सब तरफ से बंद कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बदलाव आए। ऐसा यकीन करूं कि नहीं करूं? धन्यवाद। जय हिंद। जनतंत्र यात्रा पंजाब के जालियांवाला बाग से शुरुआत हो गई। जालियांवाला बाग जो शहीद भूमि है, उस शहीद भूमि को हम लोग वंदन किया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समाधि पर गए, वहां पर उनको वंदन किया और मत्थे पर वहां की मिट्टी लगाई और प्रतिज्ञा की कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक समाज और देश की सेवा के लिए हम लड़ते रहेंगे। और जिस दिन जीवन से मरना है उस दिन भी सेवा करते करते मरेंगे, ये प्रतिज्ञा की। क्योंकि यहाँ जनरल साहब ने भूतपूर्व सैनिकों का हाथ ऊपर करने के लिए बताया था। काफी सैनिक यहाँ बैठे हैं, भूतपूर्व सैनिक। मैं भी एक सैनिक था। खेमकरण की सीमा 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और खेमकरण के सीमा पर हमारे ऊपर दुश्मन के हमले हुए। मेरे सब साथी शहीद हो गए, मैं बच गया। यहां एक टुकड़ा लग गया गोली का, छोटा सा टुकड़ा, और मैं देखा मेरे सब साथी शहीद हो गए और मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। उसी टाइम पर खेमकरण के सीमा पर हमने निश्चय किया, जो मेरे साथी शहीद हो गए हैं मैं भी शहीद हुआ हूं। अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। ये नया जन्म समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खेमकरण की सीमा पर तय हुआ, खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं समाज और देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया शादी नहीं करना, बैचलर रहना और मेरे देश और देश की जनता की सेवा करना।
ये मेरा निर्णय हो गया और आज तक वही निर्णय मेरा कायम है, कायम है। मेरा घर है रालेगंज सिद्धि नामक गांव में, खेती बाड़ी है। 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से कभी घर में नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड दिए, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कहां कहां अवार्ड मिल गए, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे जो ब्याज आता है, हर साल 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूं। बैंक बैलेंस कहीं रखता नहीं। क्या मुझे बैंक बैलेंस रखना असंभव था? अरे 25-30 लाख रुपए तो मैं आराम से रख सकता था बैंक में, लेकिन अगर मैं बैंक में रखता तो मुझे भी रात को नींद की गोली लेकर सोना पड़ता। आज नींद कब लग जाती पता नहीं। मेरा कहने का मतलब है, एक लड़ाई हम लड़े दुश्मन से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जनरल साहब हम लोग वो लड़ाई लड़े। अभी हमारे घर में छुपे हुए दुश्मन, उनके साथ ये लड़ाई जारी है, जारी है। और शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं, मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है और खाने का एक प्लेट है, बस, कुछ नहीं रखा। सोने का एक बिस्तर और खाने का प्लेट, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। पेंशन आती है वो भी बंटवारा कर देता हूं, रखता नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, लड़ाई जारी है। 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए, 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए, भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचारी। तो हमारे घर में छुपे हुए दुश्मन, उनके साथ ये लड़ाई जारी है और लड़ते रहूंगा। महाराष्ट्र में 7 कानून बनाए। आरटीआई का कानून पहले हमने बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। 10 साल लड़ा उसके लिए, 10 साल लड़ा। आखिर मुंबई के आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। जनता का हक है, वो उनको मिलना चाहिए। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन मनाया। उस दिन जनता इस देश की मालिक हो गई। जनता मालिक है। ये मालिक ने पूरे एमएलए और एमपी को अपने सेवक बोल के भेजा। सब एमएलए एमपी सेवक, पूरे ऑफिसर, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये सब जनता के सेवक है, गवर्नमेंट सर्वेंट। मालिक है जनता। तो हमारा कहना ये था, जब जनता मालिक है, सरकारी तिजोरी का पैसा उनका है, आप सेवक है, तो मेरे पैसे का आप क्या क्या करते हैं, कहां कहां खर्चा करते हैं, ये पूछने का मुझे अधिकार है। हर नागरिक को, हर नागरिक को वो अधिकार है, वो मिलना चाहिए, क्यों? वो मालिक है, मिलना चाहिए। 10 साल लड़ते लड़ते गया, आखिर आजाद मैदान में बैठ गया और 12 दिन अनशन करने के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया। आरटीआई, सूचना का अधिकार, साइन किया राष्ट्रपति ने
और पहले कानून 2002 में महाराष्ट्र में लागू हो गया और 2005 में पूरे देश में लागू हो गया। आज ये कानून आने के बाद क्या हुआ? 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया, करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए, करोड़ों रुपए के, ये आरटीआई के कारण, और अभी भी आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम सब मिलकर ही देश के लिए, देश को बचाने की लड़ाई लड़नी है। अभी मैंने दूसरी लड़ाई जो शुरू की थी, जन लोकपाल, अगर जन लोकपाल आता तो कम से कम 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगता। अगर जन लोकपाल आता, गरीब लोगों को न्याय मिलता। गरीब लोग कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। नहीं पैसा दिया तो चक्कर काटने के लिए लगाते हैं। अरे मालिक है ना, लेकिन मालिक को भी पता नहीं चला मैं मालिक है। 26 जनवरी 1950 में मालिक हो गया। मालिक ने सेवक को भेज दिया, और हुआ क्या? मालिक का काम था ना देखना मेरा सेवक क्या कर रहा है मेरे पैसे का, ये मालिक का काम था देखना। लेकिन हुआ क्या? मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक ही सो गया, और मालिक सो जाने के कारण मालिक के तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया, क्यों? मालिक ही सो गया। और आस्ते 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 इतनी चोरी हो गई मालिक के तिजोरी की, तिजोरी का खटखटाट हो गया। फिर हम कर्जा ले रहे, उसमें भी चोरी। इसलिए मालिक को जागना होगा। एक बात अच्छी हुई, 16 अगस्त 2011 रामलीला मैदान में अनशन हुआ, करोड़ों लोग रास्ते पर उतर गए, मालिक जाग गया। अभी मालिक जाग गया है, अभी वो चोरी नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर से डुलकी नहीं आना, वो जागते रहना है। तो जन लोकपाल की लड़ाई अभी चालू है, और मैं अभी वाराणसी में 2 साल हो गए, सरकार धोखाधड़ी करती, धोखाधड़ी, स्टैंडिंग कमेटी धोखाधड़ी, ज्वाइंट कमेटी धोखाधड़ी, संसद में बिल गया धोखाधड़ी, हर जगह पर धोखाधड़ी। इसलिए मैं रामलीला मैदान में बैठ गया, करेंगे मरेंगे। और रामलीला मैदान में पंत प्रधान जी ने मुझे लिखकर दिया कि हम जल्दी से जल्दी जन लोकपाल लाएंगे। अपना साइन का लेटर दिया। इतना नहीं, संसद में रेजोल्यूशन पास हो गया, और 2 साल हो गए अभी तक जन लोकपाल नहीं ला रहे। इसलिए मैं तय किया, अभी आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में, अधिवेशन के पहले दिन मैं आत्मक्लेश करने के लिए फिर से रामलीला मैदान में बैठ जाऊंगा। मैं होगा रामलीला मैदान, और मैं होगा रामलीला मैदान, और आप लोग होंगे तिरंगा लेकर रास्ते पर। जन लोकपाल लाना है। मैं तो तय किया, जब तक जन लोकपाल नहीं आता तब तक मैं मरूंगा नहीं। शरीर में प्राण है, शरीर में प्राण है, तब तक मैं रहूंगा, तब तक लड़ते रहूंगा। क्योंकि मैं व्रत लिया ना। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसकी बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया, तो मेरा सौभाग्य हो गया।
समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया। ये मेरा सौभाग्य हो। हार्ट अटैक तो कोई मरते हैं, ऐसे मृत्यु के लिए तेज पाल, ये जनलोकपाल लाना है हमें। अगर वो आ गया तो गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। ये महंगाई बढ़ रही है, उसको ब्रेक लगेगा। बेरोजगारी का प्रश्न है, वो छूट जाएगा। इसलिए जनलोकपाल लाना है किसी हालत में, तो इसलिए मैं उधर बैठने वाला है। और भारतीय जी ने आपको बताया कि हमारा संविधान पक्ष और पार्टी की बात नहीं करता। ये वहाँ पर भी धोखाधड़ी हुई, धोखाधड़ी हुआ कि संविधान पक्ष और पार्टी की बात नहीं कर रहा। संविधान में देखिए, आज शाम को घर में जाकर या किसी दफ्तर में जाकर संविधान को खोलिए और संविधान में देखिए पक्ष और पार्टी का जिक्र कहाँ है। पूरे संविधान में पक्ष और पार्टी कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। फिर क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना कैंडिडेट खड़ा करना, चारित्रशील, और जनता ने अपना चारित्रशील कैंडिडेट को चुनकर भेजना। ऐसे चारित्रशील लोग जब संसद में जाएंगे तब देश में बदलाव आ जाए। आज हम सब बोलते हैं, हमारी लोकसभा, दिल्ली में लोकसभा बोलते हैं ना, लोकसभा का अर्थ क्या है? लोगों की सभा है, लोगों ने चुनकर भेजे हैं, वो लोकसभा। लेकिन आज लोकसभा कहाँ है? अर्थ पार्टी सभा है, पक्ष सभा है, लोकसभा कहाँ है? क्योंकि पार्टी के लोग गए वहां, पक्ष के लोग गए हैं, लोगों के लोग नहीं गए, पक्ष और पार्टी के लोग गए। इसके कारण हम लोकसभा ये दूर गई। इसलिए मेरा आपसे कहना है, देश को अगर बदलना है ना, पक्ष और पार्टी तंत्र जब तक देश में रहेगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जब तक पक्ष और पार्टी सत्ता में रहेगी, विरोध में रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग तय करना है, चाबी आपके हाथ में है, चाबी जनता के हाथ में है। जनतंत्र अगर देश में लाना है, जनतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का, जनता ने सहभाग से चलाया हुआ तंत्र, जनता का, जनता ने जन सहभाग से तंत्र, वो है जनतंत्र। तो आज कहाँ है भाई जनतंत्र? जनता का, जनता ने, जन सहभाग कहाँ है? आज जनतंत्र रहा नहीं, नहीं नहीं, जनतंत्र को आने ही नहीं दिया। कभी हम सोचते नहीं, हम सोचते नहीं कभी, जनतंत्र को देश में आने नहीं दिया। क्या हुआ? 1947, 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई। 1947 में अंग्रेज चला गया। जिन्होंने कुर्बानी की, उन जिन्होंने कुर्बानी की, वो किस लिए की थी? एक तो अंग्रेज को यहां से निकालना, और दूसरा हमारे देश में लोकतंत्र लाना। हुआ क्या? अंग्रेज को तो निकाल दिया और अंग्रेज की जगह पक्ष और पार्टी तंत्र ने ले ली, लोकतंत्र को आने नहीं दिया।